नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे चारों मेहमान स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनंत विजय जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, बहुत स्वागत आप सभी का। कहानियां तो आज बहुत सारी हैं आपको बताने के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मीडिया ने गुब्बारा फुला रखा है, मैं तो 2-3 बार मिल भी लिया हूं, कुछ नहीं हो साथी में, बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं 21 साल से राजनीति कर रहा हूं, बस एक गलती मुझसे हुई, बाकी तो मैंने ठीक ही काम किया, मैं ओबीसी का ध्यान नहीं रख पाया, इसकी भी बात करेंगे। बिहार में एसआईआर की कार्रवाई अब लगभग पूरी हो गई है और अब तो यह भी ऐलान हो गया कि पूरे देश में यह ड्राइव चलाई जाएगी, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जाएगा। इसको लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी पर ताजा सर्वे क्या बता रहा है, मालदीव में नरेंद्र मोदी की यात्रा का क्या असर हुआ, इसकी भी बात होगी। राजस्थान में छत गिरने से 9 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी क्या किसी ने ली, इसकी भी बात होगी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की खबर से। राहुल गांधी दिल्ली में ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम में बोलते हुए बहुत कुछ कह गए और राहुल गांधी ने सबसे बड़ी बात तो यह कही कि मैंने अपनी 21 साल की राजनीति के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया, मुझे लगता है मैंने ठीक काम किया। लेकिन मैंने एक काम नहीं किया, मैंने ओबीसी समाज की परेशानियां नहीं समझी। और अगर मुझे इनकी दिक्कत समझ में पहले आ जाती तो मैं पहले ही ये काम करा देता। मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि जब तक यूपीए की सरकार थी, अगर तब मैं ये समझ जाता कि ओबीसी समाज के उत्थान के लिए भी कुछ करने की जरूरत है, तो आज जो मैं ये जाति जनगणना की बात करता हूं, ये मैंने तभी करा दिया होता। लेकिन उन्होंने कहा अब मैं ये काम करा के रहूंगा। और उनको ये लगता है कि हमने आधी बात तो मनवा ही ली, केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया हमने इस बात के लिए कि वो कम से कम उनको घोषणा करनी पड़ी कि सेंसस के साथ जाति जनगणना भी होगी। लेकिन इसके बाद जो वो प्रधानमंत्री के लिए बोले, उसमें तालियां उन्हें बहुत मिली क्योंकि सामने सारे कांग्रेसी बैठे थे। लेकिन उस जगह वेन्यू के बाहर बहुत रिएक्शन भी आया। बीजेपी ने कहा कि आदतन प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना ये लगातार करते आए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा, ये उन्होंने सवाल पूछा था अपनी ऑडियंस से कि बताइए सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी, प्रॉब्लम तो नरेंद्र मोदी है कांग्रेस की। उन्होंने कहा नहीं, नरेंद्र मोदी प्रॉब्लम नहीं है, नरेंद्र मोदी को तो मीडिया ने गुब्बारा बना के फुला रखा है, कुछ नहीं है, केवल शो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं पहले मिला नहीं था लेकिन अब तो मैं मिल लिया हूं, तो मुझे मिल के भी लगा कि ये दम ही नहीं है इस आदमी में। तो मैं आपको ये दोनों बयान सुनाऊंगा, लेकिन आप पहले देखिए ओबीसी पर और नरेंद्र मोदी पर क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी। अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है, मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। अब बैकवर्ड तो खुद ही मोदी साहब बोलते हैं। जब वो पहले अपर कास्ट में थे, लेकिन बाद में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, अपना नाम उन्होंने, अपने कम्युनिटी का नाम उन्होंने बैकवर्ड लिस्ट में डलवा लिया। किसी को पता ही नहीं चला। हम लोगों को भी पता चला जब वो एमपी बने और प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने शुरू किया अपनी चालबाजी। हर जगह बैकवर्ड में गए तो मैं बैकवर्ड हूं बोलना। भाइयों और बहनों, मैं बैकवर्ड का आदमी हूं, ये कांग्रेस वाले मुझे सता रहे हैं। अरे हम कहां सता रहे भाई, तुम सबको सता रहे हैं।
तुम सबको सता रहे, सबको मट्टी में मिला के तुम अकेले जिंदा रहना चाहते हैं। राहुल जी बहुत देर से समझ पाते हैं। पहले उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने ओबीसी से माफी मांगी। ओबीसी के लिए किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस बताए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला था। ओबीसी के कल्याण के हर संभव कदम को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया और बाद में माफी मांगते हैं। राफेल के एक मामले में भी माफी मांगी और अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए 10 साल बाद फिर माफी मांगेंगे। वो ठीक कभी करते ही नहीं है और 10 साल बाद माफी मांगते हैं। ये माफी मांगना ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है। अब राहुल गांधी ओबीसी की बात करें, इसमें अब कोई ताज्जुब नहीं, वो बात आपसे नहीं, काफी वक्त से ये बात करते आ रहे हैं। लेकिन जरा और पीछे जाते हैं, राहुल गांधी से भी पीछे जाते हैं। ये बातें जातीय जनगणना की होनी कब शुरू हुई थी? 2010 में पहली बार देश में जातीय जनगणना की मांग उठी। मांग किसने उठाई? 2010 में सरकार किसकी थी? यूपीए की सरकार थी। ये मांग उठाई, उस वक्त सहयोगी रहे आरजेडी ने, समाजवादी पार्टी ने, जेडीयू ने, इन तमाम दलों ने मांग उठाना शुरू किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए 2011 के सेंसस के साथ। और यूपीए की सरकार ने उस वक्त ये कास्ट एन्यूमरेशन करवाया भी था, लेकिन उसका डेटा जारी नहीं किया। उसका डेटा ये कह के जारी नहीं किया कि इस डेटा में त्रुटियां हैं। ये पी चिदम्बरम साहब का बयान है, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो। उसके बाद फिर लगातार, अब जब 10 साल मोदी सरकार को हो गए, पिछला लोकसभा इलेक्शन होने वाला था, उससे 1 साल पहले 2023 से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया। वो राज्यों के चुनाव में भी इस बात को उठाते हैं। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा जो है संविधान को और जाति को, ओबीसी को, इसी सब को बनाया था। उसका कुछ लाभ उनको मिला, तो उनको लगता है कि ये काम मैं दोबारा करूंगा तो मुझे दोबारा इसका लाभ मिलेगा। लेकिन लोकसभा इलेक्शन के बाद के इलेक्शन में क्या हुआ? अब जरा ये भी देख लेते हैं कि देश में किन राज्यों में ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा है। यूपी में 55% है। मैं राज्य के नाम लूंगा, कांग्रेस वहां कहां खड़ी है ये आपको मालूम है। यूपी में 55% है, बिहार में 61% है। दोनों राज्यों में कांग्रेस की परिस्थिति आपको मालूम है। राजस्थान में 48% है, मध्य प्रदेश में 43% है, छत्तीसगढ़ में 45% है। तीनों जगह अभी फिलहाल कांग्रेस नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, टक्कर बराबरी की रहती है उनकी और भारतीय जनता पार्टी की। तमिलनाडु में 71% है, वहां कांग्रेस पार्टी कहां पर है। और महाराष्ट्र में 32% है, जहां पर अभी राहुल गांधी ने काफी बातें पिछले चुनाव में भी कही थी। अब राहुल गांधी को यह क्यों लगता है कि लगातार चुनावों में ये मुद्दा, ये कार्ड ना चल पाने के बावजूद इसमें कोई दम बाकी है? ये समझने वाली बात है। तो त्रिपाठी जी बताइए। देखिए, मैं तो आज इस पर बोलने की इच्छा मेरी है नहीं। आप कहेंगे इतना महत्वपूर्ण अवसर है, ओबीसी पर इतनी चिंता राहुल जी कर रहे हैं, बोलना उसे भी चाहिए, लेकिन किसके बोले पर बोलें? राहुल गांधी बोलने लायक हैं। 2004 से वो राजनीति में हो, पता नहीं आप में से किसी का ध्यान उस हिस्से पर गया कि नहीं जिसमें वो कह रहे थे कि हम तो बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया ओबीसी का, नहीं कि अब गलती सुधारेंगे। पहले उन्होंने क्या कहा था? मैं पैदा कहाँ हुआ हूं जानते हो? सिस्टम जानता हूं मैं। प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुआ। प्रधानमंत्री का वो नहीं कहा उन्होंने, मैं जोड़ दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री का अध्यादेश मैं फाड़ सकता हूं प्रतिकाल। इतना बड़ा आदमी, उसको यही नहीं पता था कि देश में क्या हो रहा है। इसका मतलब इनके पूरे परिवार को नहीं पता था। लेकिन चलो यहां तक भी बात समझ में आती। 21 साल से भारत की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने वाला, 10 वर्षों तक सुपर से भी ऊपर का प्राइम मिनिस्टर रहने वाला, अपनी गवाही के लिए सिर्फ अपनी बहन प्रियंका को ला पाता है। आपने इस भाषण को सुनिए, वो हिस्सा फिर से सुनवाइए। मेरी बहन प्रियंका से मिलना, कभी मिलना तो पूछ लेना, मैं जो तय कर लेता हूं उससे हटता नहीं। यानी 21 वर्ष की राजनीति में आज
सौरभ शर्मा के लिए कोई कहेगा कि आप बहुत बढ़िया शानदार एंकर हैं, तो इनके घर वाले कहें क्या? इनके घर वाले तो पहले दिन से कह रहे थे, हमारे भाई बहन तो कहते ही होंगे ना, माँ बाप तो कहेंगे कि बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया करता है, वाह बेटा वाह, खूब आगे बढ़ो। यानी राजनीति में प्रामाणिकता के तौर पर एक व्यक्ति नहीं है, और जब मैं एक व्यक्ति कह रहा हूं तो किसी भाजपाई, किसी संघी, किसी कम्युनिस्ट, किसी की बात नहीं कर रहा हूं, एक कांग्रेसी नहीं है पूरी पार्टी में जिसको राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर अपना गवाह बना पाए। यह राजनीति है राहुल गांधी। और इनके कहे पर हम बात करें कि ओबीसी के लिए क्या हुआ, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी की कुर्सी पर है, इनको लगता है कि वो बाद में आ गया। नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर से अगर बदला हो ओबीसी सर्टिफिकेट राहुल इनका नरेंद्र मोदी का, तो बता दीजिए। अभी खड़गे जी ने यही बोला, खड़गे जी को तारीख याद करनी चाहिए। उस समय क्या नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कह दिया कि चलो आज से घांची तेली सब होंगे, ये डेट ऐसा उन्होंने किया। डेट आपने निकाली थी ना, किस डेट को? 25 जुलाई कांग्रेस की सरकार। 1994। 25 जुलाई 1994 को घांची तेली ओबीसी सूची में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, घांची तेली मंडल कमीशन के भी शेड्यूल जो लिस्ट थी उसमें भी वो तो ओबीसी ही था। ये बात गलत कही खड़गे जी ने कि नरेंद्र मोदी ने, और कल रेवंत रेड्डी ने भी कही ये कि खुद को लगातार ओबीसी करते हैं। बना और दिया। इससे क्या वो कर रहे हैं, उन सारी ओबीसी जातियों का अपमान कर रहे हैं जो धीरे धीरे इसमें जुड़ी हैं। आप सिर्फ घांची तेली छोड़ दीजिए ना, जितनी जातियां पहली जब ओबीसी लिस्ट बनी उसके बाद हर दिन तो जुड़ती है। अभी भी तो लोग कर रहे हैं कि फलाना को जोड़ दो, धमाका को जोड़ दो। क्यों जोड़ना चाहिए भाई? ओबीसी पर जोड़ने का कोई अधिकार होना चाहिए या आधार होना चाहिए, या किसी को भी अधिकार है? अच्छा राहुल गांधी, अच्छा लीजिए, आप जो कह लीजिए उनको, वो तो खुद ही कह रहे हैं ना कि मैं ओबीसी का इशू नहीं समझ पाया, और उस वक्त समझ में आ गया होता। आपने कहा सुपर से भी ऊपर वाले प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो तो खुद कह रहे मैं करवा लेता, जाति जनगणना काम अपने सामने करवाता, लेकिन कह रहे अब समझा हूं तो अब करवाऊंगा। ठीक है ना, वो करवाएंगे। तो अगर वो करवा रहे होते तो हिमाचल में सरकार कब बनी सर? हिमाचल का कोई कुछ होने का कोई आंकड़ा, कोई तथ्य है आप लोग? नहीं, तेलंगाना में देखिए करा दिया है, और कर्नाटक भी कर रहा है, दोबारा कर रहा है। दोबारा कर रहा है क्यों? गलती हो गई ना, डर लग गया कि वो वाली लिस्ट आ जाएगी उनकी ही सरकार की। ये भाजपा सरकार ने नहीं कराया, उनकी ही कराई हुई सरकार की चीजें वो सामने लाने में डर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति आपके सामने नेता प्रतिपक्ष के सामने है उसको के तौर पर, उसको नहीं पता है कब क्या बोलना है, कौन सी बात आगे बढ़ती है, उसका कोई आधार नहीं। मूल बात यह है, इसीलिए प्रियंका जी का डाइनिंग टेबल पे जो 2-3 लोग बैठते हैं उनके अलावा कोई इन पर भरोसा नहीं करता। नहीं, अब लेकिन राहुल गांधी की सक्सेस में अब उनको लगता है कि यही एक इशू है जो कि मुझे वहां तक पहुंचा सकता है जहां मैं जाना चाहता हूं, ओबीसी उनको बड़ा इशू लगता है। ये हो सकता है कि उन्होंने जो माना है कि गलती वो की है, और जैसे शिवराज जी कह रहे हैं बहुत सारी जगह उन्होंने माफ़ी मांगी। ये नेगेटिव पॉइंट के तौर पे भी देख सकते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट के तौर पे भी देख सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी गलती को मान रहा हो सार्वजनिक जीवन में, वो ठीक है। और अब उनको समझ में आ रहा है, और ये आज नहीं आया ना, इस चुनाव से पहले उनको समझ में आया कि भाई ओबीसी एक बड़ा इशू है, इसलिए वो कास्ट सेंसस को लेकर एक बड़े इशू खुद आया होगा या किसी ने समझाया होगा, जो भी होगा, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ये इशू नहीं है ना कि किसी ने समझाया कि नहीं समझाया, उनको समझ आ गया ये बड़ा इशू है, और उन्होंने इस इशू को बनाया और इस इशू पर वो लड़ रहे हैं। अब आगे कितना लड़ते हैं, अब कब सरकार आएगी नहीं आएगी, या जो राज्य सरकारें हैं उसमें वो कितना काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक काम और किया ना कि उनको तो समझ में देर से आया, जिनको समझ में आया था उनको उससे भी देर से समझ में आया। ये भी तो आप देखिए। किनको? बीजेपी को तो आता है ना ओबीसी इशू समझ में, राहुल गांधी को नहीं आया। बीजेपी ने तो नहीं किया कास्ट सेंसस का काम, वो तो राहुल गांधी के दबाव में काम हुआ ना पूरा का पूरा। तो इसलिए जब भी समझ में आए, और ओबीसी बीजेपी तो पैर घसीटते ही कर रही है अभी, ये तो दिख रहा है सबको। हाँ, तो ठीक है, फिर उसमें क्या परेशानी क्या है? इसमें मुझे समझ नहीं आई कि क्या दुविधा क्या। यदि राहुल गांधी गलती मान रहे हैं तो भी अच्छी बात है, देर से समझ में आया, वो उनको देखना है कि उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा है, ये बाद में समझाया होगा किसी ने कि भाई इसका नुकसान हुआ और ये बड़ा काम वो कर सकते हैं। लेकिन हैरानी तो इस बात पर है कि जो लोग समझते थे वो भी तो देर से समझे। अप्रैल 2023 की कर्नाटक की एक रैली में पहली बार उन्होंने जाति जनगणना की और 50% आरक्षण का कैप हटाने की मांग की थी। वहां से अब तक राहुल गांधी को इस मुद्दे का कोई फायदा मिला? अप्रैल 23 से लेकर आज हम खड़े हैं जुलाई 25 में। कर्नाटक में लोकसभा की कुछ सीटें मिली, ऐसा लगता है, और जो गलती का एहसास राहुल जी को हुआ है, मुझे लगता है कि उसके पीछे बिहार चुनाव है और 61% ओबी का बिहार में होना है। यूं ही किसी राजनेता को गलती का एहसास नहीं होता, जब तक कोई लाभ या लक्ष्य नहीं दिखाई देता उनको, तब तक गलती का अनुमान होना बहुत मुश्किल लगता है।
और राहुल जी जिस प्रकार से ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, या जिस प्रकार से वो कह रहे हैं एससी एसटी के लिए हमने बहुत काम किया है, तो उनको ये भी बताना चाहिए। ये तो फिर ऐसे ही हो गया ना कि आपने कह दिया कि हमने बहुत काम किया, लेकिन क्या किया है, ठोस क्या किया है। अगर एससी एसटी के लिए काम किया होता तो उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2.5% वोट नहीं मिलते, कुछ ना कुछ तो ज्यादा मिलता। अगर हम उत्तर प्रदेश को ही केस स्टडी के तौर पर ले तो हमें कहां दिखाई देता है कि इसका मतलब या तो उन्होंने जो काम किया उसका असर नहीं हुआ एससी एसटी समुदाय पर, या दूसरे जिस महिलाओं पर भी असर सोचते हैं सर कि मेरे कहने से क्या चीज हो पाई या मूर्त रूप ले पाई। अब उनसे कोई एससी की बात करेगा तो वो कहेंगे मैंने रोहित ने बोला, मैं एक्ट बनवा दिया ना। कहाँ बना, कहीं कहीं लागू करवा दिया ना उन्होंने। नहीं, मुझे सिर्फ रोहित वेमुला पर भी संदेह है कि वो क्या है। नहीं, मैं इस मतलब मुझे लगता है वो सोचते हैं ऐसे, कोई घटना हो गई तो मैंने उसके बदले कुछ करवा दिया। जाति जनगणना पर भी उनका वो अपना कंट्रीब्यूशन ये जीत ये मानते हैं कि मैंने मोदी सरकार को कह के मजबूर कर दिया। नहीं, वो तो हर चीज, वो तो ये भी कहते हैं कि मोदी को जो मैं कहता हूं उसको मोदी को करना ही पड़ता है। और अभी उन्होंने कहा कि मिल भी लिया, तो मिल ही नहीं लिया भाई। हमने पूरे देश ने उनको झप्पी मारते हुए देखा है, संसद में अपनी सीट से उठ के गए थे और मोदी जी के जबरदस्ती गले पड़ गए थे, और सॉरी गले मिल लिए थे, गलत बोल गया मैं। तो मुझे लगता है कि राहुल जी जिस प्रकार से इन दिनों ओबीसी की बात कर रहे हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य बिहार के वोटर है, इसके अलावा उनके सामने कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। बिहार चुनाव समाप्त हो जाएगा, ओबीसी उनकी प्राथमिकता में होगा या नहीं होगा बहुत मुश्किल है ये कहना। क्योंकि आप देखिए, जब महाराष्ट्र चुनाव हो रहे थे तो सावरकर के बारे में जितनी तीखी प्रतिक्रिया राहुल गांधी देते थे, महाराष्ट्र चुनाव के 3 या 4 महीने पहले से उन्होंने सावरकर पर बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था, है ना। अचानक से अब फिर सावरकर याद आ गया उनको, अचानक से फिर मनुवाद याद आ गया, क्योंकि बिहार में ये सब मुद्दे चल सकते हैं और बिहार चुनाव अभी एकदम सर पर है। तो इनको लगता है कि एसआईआर पर बाकी लोग कर रहे हैं। एसआईआर पर देखिए तेजस्वी जी ने लीड ले लिया बिहार में, वहां कांग्रेस थोड़ा पीछे रह गई। तो इनको ये लग रहा है कि हम एसआईआर को छोड़ के ओबीसी का जो लार्जर मुद्दा है, जिसका दूसरे प्रदेश में भी प्रभाव हो सकता है, उसको उठाएं। और अगर ऐसा राहुल गांधी सोच रहे हैं तो अच्छे राजनेता की तरह कल भी हमने बात की थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर कौन कौन से ओबीसी एसटी के पद खाली हैं, बिल्कुल वो डेटा उन्होंने शेयर करते हुए मनुवादी का शब्द मनुवादी शब्द का राजस्थान में अभी जो स्कूल गिरने की घटना हुई, और 9 बच्चे मारे गए हैं, वहां भी उस पर भी ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि इसमें ज्यादातर बच्चे बहुजन समाज के थे। लेकिन वो हर जगह जो है वो इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। सर 15 घंटे लगे उनको वो ट्वीट करने में, जब तक सबकी जाति नहीं उन्होंने कंफर्म हो लिया उसके बाद ट्वीट किया। मुझे स्ट्राइक किया कि उन्होंने बच्चों में भी वो जाति देखी कि बच्चे किस जाति के थे, बहुत देर लगाया, कंफर्म कराया। इस भाषण में सामने उनके 3 नेता बैठे थे, जब ओबीसी की बात कर रहे थे तो उन्होंने नाम लिया, तो वो थे सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ वाले भूपेश बघेल और एक सिद्धारमैया, तीनों ओबीसी बाय चांस थे। देखिए, राहुल गांधी की किसी भी बात को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से नहीं लेती होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जाति वाली जो उन्होंने बात ओबीसी की बात की है, इसे भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से लेना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल गांधी ने जो पिच पे चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी खेले, भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर उस पिच पे खेलना पड़ा। और संघ को भी कहना पड़ा ना कि अगर जातिगत सर्वे जनगणना होती है तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। मुझे लग रहा है कि यह राहुल गांधी सिर्फ बिहार नहीं, ये पूरे देश को एक संदेश देना चाहते हैं। वो पूरे देश के ओबीसी के लिए मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अगर आपकी आवाज कोई बनकर उभर सकता है तो वह राहुल गांधी और कांग्रेस है, जो आपकी आवाज पूरे देश के अंदर लेके जाएगी। और निश्चित रूप से ये अगर राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि भाई उनके लगातार इस बात के कहने के बाद केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार नहीं थी कभी भी ओबीसी की जनगणना करवाने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार तैयार हुई है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई इसमें राहुल गांधी की भूमिका रही है। लेकिन क्या राहुल गांधी के इतना ओबीसी की बात करने के बाद क्या ओबीसी देश का ओबीसी राहुल गांधी को नेता मानता है या वोट देता है? राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बाद भी आज भी ओबीसी का बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता है। और मुझे लगता है कि 80% से ज्यादा ओबीसी को लगता है कि देश में जो प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं ओबीसी के लिए चलाई है, ओबीसी को जो चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में जो प्रधानमंत्री मोदी ने दर्जा दिया है, और ओबीसी का संवैधानिक दर्जा, ओबीसी जो आयोग बनाया था संवैधानिक दर्जा, उसको तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था। तो मोदी
का लगातार ओबीसी के लिए जो काम किया गया है, अभी भी ओबीसी भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ दे तो प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा हितैषी मानता है। एक डेटा दे दो सर, आपने की बात को आगे कंफर्म करते हुए एक्चुअली लोकसभा चुनाव में 2009 से अब तक ओबीसी वोटिंग पैटर्न क्या बता रहा है? 2009 में कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट मिला था, बीजेपी को 22%। साल 2014 में ये बीजेपी के लिए हो गया 34% और कांग्रेस के लिए हो गया 19%। 19 आते आते बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर 10% और बढ़ के 44% चला गया और कांग्रेस का और घट के 15% पे आ गया। और साल 2024 में बीजेपी वही इंटैक्ट रही 44% ओबीसी वोट पर और कांग्रेस पार्टी का वोट ओबीसी वोट 3% बढ़ के 18% पे आया। अगर राहुल गांधी कहते कि भाई कांग्रेस जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदार हूं ओबीसी के लिए, तो राहुल गांधी को संगठन में ओबीसी के लोगों को जिम्मेदारी देने से किसने रोका था? राहुल गांधी बताया कि उनके जितने जनरल सेक्रेटरी है उसमें कितने ओबीसी है, प्रदेश अध्यक्ष में उन्होंने कितने ओबीसी को जिम्मेदारी दी है। जब ओबीसी बनाने की बात आई तो भाई आपने प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति क्यों बनाया? आप किसी ओबीसी को राष्ट्रपति बना देते। पार्टी अध्यक्ष आप किसी को ओबीसी बना दीजिए खड़गे साहब की जगह कि चलो ले लेते हैं। के थे वो रोज बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया टीम में ओबीसी नहीं है, रोज पूरी जगह नहीं। आप विपक्ष का नेता का पद दे दीजिए ना कि मैं छोड़ रहा हूं, मैं किसी ओबीसी को नेता बना रहा हूं। मत कीजिए आप, क्या दिक्कत है सर? आप दीजिए ना ओबीसी को। मान लिया भाई। बताइए, आप सब लोग विद्वान व्यक्ति हैं, इतना आप लोग आंकड़ा तथ्य जाने क्या क्या बता रहे हैं। मोदी जी की जाति कब आई ओबीसी में, ये सब आप लोगों ने बता दिया। राहुल जी की जाति का कुछ पता है आप लोगों में से कोई विद्वान व्यक्ति बताएगा? अरे सर, कल इसी सम्मेलन में एक वक्ता ने कहा ही इज मिक्सचर ऑफ ऑल द कास्ट। इस प्रोग्राम में बोला उन्होंने। अच्छा, इसी कार्यक्रम में बोला सर। वो एक ओबीसी के प्रखर शायद वो हैं, मैं नाम उनका नाम मुझे याद है, मैं भूल गया हूँ। वो लिखते भी हैं हंस पत्रिका आदि में। उन्होंने कहा आप लोग इस जाति की बात करते हैं, उस जाति की बातें। राहुल जी यहाँ बैठे हैं, इज द मिक्सचर ऑफ ऑल कास्ट। अच्छा हुआ किसी भाजपा के नेता ने नहीं किया, नहीं तो आज बवाल हो रहा होता। बवाल तो हो ही रहा होता, लेकिन क्या स्थिति होती हाँ। कि हम लोग आज उसी से कहानी कुर्सी की शुरू करते, लेकिन क्योंकि कांग्रेसी नेता ने कहा है तो कोई बात नहीं। कांग्रेसी हाँ, कांग्रेस सिंपैथाइजर हैं अशोक वाजपेयी। लेकिन एक बात बताइए, अगर बिहार की बात करें जी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के वोट लेने में तो कुछ आगे पहुंची, इसमें तो कोई शक नहीं। बिहार में मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में तो ये बात साबित हुई। हाँ, जहां गठबंधन में थे वहां पहुंची। आप बिहार में नहीं मानते कि ऐसा है? बिहार में तो देखिए, मुसलमान लालू यादव को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लालू जी के साथ अगर कांग्रेस रहेगी तो सीटों के समझौते में मुसलमान उन सीटों पर तो कांग्रेस पार्टी को दे देगा, लेकिन गलती से अगर कहीं इन्होंने फ्रेंडली फाइट कर ली एक दो सीटों पर तो मुझे लगता है कि मुसलमान लालू यादव की पार्टी के साथ जाएगा। और कुछ मुसलमान जो हिस्टोरिकली नीतीश कुमार के साथ हैं, जो 2-4-5% होंगे, वो नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस के प्रति देखिए, मुसलमान कांग्रेस और आरजेडी को वोट नहीं करता, जिसमें उसको संभावना नजर आती है कि ये भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, उसको वोट देती है। और अभी ये संभावना बिहार में फिलहाल आरजेडी में दिखाई देती है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। जब हम आरजेडी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? मुस्लिम यादव, इनको एक दो जाति का और वोट मिल गया तो नहीं आ पा रहे, यही उनकी सोच है। कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी अगर ऐसा सोचते हैं तो क्या गलत है कि मुसलमान हमारे साथ कुछ हद तक रहता है, दलित हमारे साथ कुछ हद तक रहता है, ओबीसी हमको चाहिए? इसमें सोचने में क्या परेशानी है, मतलब क्या दुविधा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन मुसलमान जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर बात होती है तो वो कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो समझता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक ताकत है। हाँ, लेकिन जहाँ रीजनल पार्टी हैं, लालू यादव की बात हो या किसी और जगह की भी बात हो, तो वो उनके साथ जाता है, क्योंकि ताकतवर पार्टी वो है। जो आनंद जी जो कह रहे हैं बात ठीक है कि भाई जो बीजेपी को हराने वाली ताकतवर पार्टी होगी उसके साथ वो खड़ा रहेगा मुसलमान। उसमें कोई उसका कांग्रेस आरजेडी किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। कहीं पर कोई बात होती है तो वो खड़ा हो जाता है, वो जीत जाता है। सहारनपुर में इमरान मसूद जीत गए। हालांकि इमरान मसूद साहब के साथ कल मैं एक प्रोग्राम में था तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों को ये सोच छोड़नी पड़ेगी कि वो बीजेपी को हराने के लिए ये सारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। समझे? उनका कि ये क्यों करना है कि ये सोच को क्यों मुसलमान छोड़ें ये सोच, और क्यों हमने ठेका ले रखा है। छोड़ के क्या करेंगे? अगला कदम जो भी करेंगे, जो ठीक लगे उसको जिताएंगे, हराएंगे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या सोच रखा है इमरान मसूद ने, ये मेरा ये सवाल है। वो नहीं पता, मैं तो ये कल समाजवादी की तरफ जिस दिन मुसलमान ये सोचकर वोट करना छोड़ दे कि जो बीजेपी को का विकल्प हो सकता है मैं उसको वोट दूंगा, तो कांग्रेस को कहां वोट मिलेगा उनका? हाँ, वो ये उन्होंने सोचा। मैं तो बोला कि उन्होंने कल एक बयान ये दिया था तो मुझे याद आ गई बात अभी कि ये बात हो रही है। और मुसलमान के
उसमें मोटे तौर पे वही है कि जहां पर रीजनल पार्टीज हैं वहां कांग्रेस को मुसलमान का वोट नहीं मिलता। जहां कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होती है तो वो वहां पर मिल जाता है। ठीक है। और उसमें भी कोई कांग्रेस का मोह नहीं है ना, मोहब्बत नहीं है ना, वो एंटी बीजेपी वोट है। तो इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन, और मुझे नहीं लगता कि देश भर में भी कोई किसी पार्टी अच्छा को सर, लेकर एक 10 सेकंड एक बात कह बस 10 सेकंड का ही वक्त है, तो आप कह लीजिए। नहीं, आप ही कर बस लीजिए। एक ही मतभेद है मेरा। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का वहां कुछ नहीं, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है। तेजस्वी जी की जरा ध्यान देना चाहिए कांग्रेस चलिए, को वो अभी जब underestimate बिहार की बात करेंगे तो उस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी का जो दूसरा बयान जो नरेंद्र मोदी के ऊपर था कि आज 11 साल नरेंद्र मोदी की सरकार को हो गए, तभी राहुल गांधी कहते हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी वो केवल मीडिया के द्वारा खुलाए गए गुब्बारे की तरीके से हैं।